होगा गौ धाम का काव्यालंकार में। अगला प्रश्न, साहित्य में अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो साहित्य में अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग बता दिया कि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमोर्वशीय में किया है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का आदि कवि अर्थात वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हम लोगों ने जो देखा है कि आदिकाल का आरंभ हुए कब से मानते हैं, और क्या कहते हैं कि संधि और चारण काल, और उस समय ये स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं, और मगर ये जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि जो है कहे जाते हैं। यानी कि अपभ्रंश में इन्होंने बहुत काम किया है, और ये छठी और सातवीं शताब्दी के मध्य में ये हुए थे। तो स्वयं सही उत्तर है घ स्वयंभू। और इनकी जो रचना पौमचर्यु और रिष्ठ नेमी चर्यु है। पौमचर्यु में राम की कथा इन्होंने कही है, और रिष्ठ नेमी चर्यु में कृष्ण की कथा वर्णित है। और अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? हेमचंद्र ने लिखा। उस व्याकरण का नाम क्या है? तो देख लें, इसमें शब्दानुशासन अष्टाध्यायी तो जो है पाणिनि की है। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण, अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण इनका नहीं है। प्राकृत व्याकरण, तो प्राकृत का व्याकरण पीसेल ने लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा क शब्दानुशासन, जिसमें उन्होंने एक ही साथ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का भी व्याकरण लिखा है। उसके अंतिम अध्याय में संभवतः 70 सूत्रों में अपभ्रंश का व्याकरण लिखा है। तो इसका सही उत्तर है क शब्दानुशासन। अगला प्रश्न, प्राचीन, प्राकृत एवं वर्तमान भारतीय भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी अपभ्रंश भाषाएं हैं, किसने कहा है? तो देवेंद्र नाथ शर्मा सामान्य भाषा विज्ञान लिखते हैं, और उसमें अपभ्रंश के बारे में भी देते हैं, मगर ऐसी कोई उनकी उक्ति नहीं है। और वैसे ही उदय नारायण जी की भी कोई उक्ति नहीं है। ये हिंदी भाषा उच्च तो दिखाते हैं, मगर प्राकृत से और अपभ्रंश, प्राकृत से अपभ्रंश तक की दूरी ये तय नहीं करते हैं। हिंदी पर ये जो है केंद्रित रहते हैं, तो उनका भी नहीं। और अंतिम जो है घ कपिल देव द्विवेदी, ये संस्कृत के बहुत ऊंच पहुंचे हुए जो है विद्वान हैं, और मूर्धन्य प्रकांड पंडित हैं। और इन्होंने संस्कृत भाषा विज्ञान की जो रचना की, भाषा शास्त्र और जो है भाषा की भूमिका, ऐसे ही इनकी पुस्तक का नाम है, आगे कभी बता दूंगा। तो एक कपिल देव द्विवेदी का कहना है कि अपभ्रंश जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, यानी कि जिसको हम लोग अभी कहें हिंदी और उसकी जो है बोलियां या उपभाषाएं, तो और पहले जो है प्राकृत बोली जाती थी, तो प्राकृत से अपभ्रंश अपभ्रंश पनपती है, और अपभ्रंश से हिंदी आती है। तो इन दोनों के बीच अपभ्रंश एक कड़ी है। संस्कृत और अपभ्रंश के बीच की कड़ी प्राकृत है, यानी कि संस्कृत श्रेष्ठ भाषा थी, और वो श्रेष्ठता प्राकृत तक बनी रहती है, मगर श्रेष्ठता यानी कि क्रिया और उसके साथ लगने वाले प्रसर्ग या प्रत्यय एक साथ जो है जुड़े हुए रहते थे, और शब्द को कहीं भी रख दिया जाए उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है। तो वह जो है वियोगात्मक जो है अंतिम अवस्था में वियोगात्मक होने लगती है, और उसकी वियोगात्मकता और उसके कुछ जो है उसकी क्रियाओं को और उनके जो है छंद विधान को अपभ्रंश हिंदी को समर्पित करती है। तो इस तरीके से
प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी अपभ्रंश है। यह कथन कपिल देव द्विवेदी का है। सही विकल्प घ। अगला प्रश्न, साहित्यिक प्राकृत की काल सीमा है। तो ये तो हम लोग जो है देख लिए थे, बताया, और सरणी में भी है कि ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक की अवधि में जो प्राकृत बोली जाती है, जो द्वितीय प्राकृत है, जिसको साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, जिसके 5 रूप हैं, उसकी अवधि या उसका समय है ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक। और अब अगले क्लास में। धन्यवाद।